अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल से मुतालिक। हम देख रहे हैं कि अमरीकी इनखला के बाद सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रही है और आने वाला हर दिन जो है वो गैर यकीनी की सी सूरत हाल पैदा कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया और बड़ा कैटेगोरिकली जो ये मसला अफगानिस्तान का इस हवाले से कहा कि अमेरिका अफगान मसले का हल निकालने में नाकाम रहा है। अब चूंकि तालिबान जो है वो खुद को फातेह समझ रहे हैं, अब इनको सियासी हल पर मजबूर करना मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज भी अफगान मीडिया नुमाइंदगान से प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बात की गई और उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह किया गया कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है। जिस तरह से मैंने बात की कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वहां पर सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। अब आगे सूरत हाल क्या बनेगी, क्या मुश्किलात हो सकती हैं अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल होती है, कोई सियासी हल नहीं निकलता, तो फिर पाकिस्तान के लिए ये जो है वो कितना चैलेंजिंग होगा। सारे मामलात पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक शिकस्त का सामना है नून लीग को। आज़ाद कश्मीर में नाकामी के बाद अब नून लीग को सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में भी शिकस्त हुई है। वो हल्का नाज़रीन जिसमें 2018 के इंतखाबात में नून लीग 17,000 वोट के मार्जिन से जीती थी, इस बार 7,000 वोट से हार गई। पीटीआई ने पंजाब की अहम तरीन नशिस्त नून लीग का गढ़ जाने वाले सेंट्रल पंजाब से नून लीग को शिकस्त दे दी है। हमने देखा कि इस इलेक्शन को लेकर बड़ी भरपूर कैंपेन भी चलाई गई। मरियम नवाज साहिबा खुद इस सारी कैंपेन को लीड करती रही, लेकिन अब सवाल यह है कि नून लीग के लिए कितना बड़ा अपसेट है। और धांधली के इल्जामात तो अपनी जगह, लेकिन इस शिकस्त के पीछे आखिर मुहर्रिकात क्या हैं, सारे मामलात पर तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करें तज्ज़ियाकार जनाब हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब अनवर रज़ा साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद होंगे, जबकि लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे मियाँ हबीबुल्लाह। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की तरफ मैं जाऊँगी। हारिस नवाज साहब, अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर के जो हालिया बयानात हैं उनको देखा जाए, फिर चीन के अंदर जो तालिबान का वफ्द है चीन के दौरे पर है, फिर अमेरिका की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कोई सियासी हल निकाला जाए, जबकि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कल बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि अमेरिका अफगान मसले का हल निकालने में नाकाम रहा है, अब सियासी हल पर मजबूर करना मुश्किल हो गया है। सारी सूरत हाल के तनाजुर में आप क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल है आगे? देखें सोनिया, 20 साल अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में रहा और अगर उनको उस वक्त फिक्र होती तो ये आराम से कॉल भी हो गई। अब आप ये देखें कि उसके बाद आप जिस तरीके से हेस्टली तरीके से निकले, ना आपने वहां पर कोई गवर्नमेंट बना सके, ना अफगान का आपस में जो होता है तस्वीर करा सके, पीस प्लान साइन किया वो भी आपने हैफाजती किया, उसकी भी परवाह नहीं की। और उसके बाद आपने बड़े मजे से अनाउंस डेट कर दी और फिर बगराम एयरपोर्ट आपने विदाउट इन्फॉर्मिंग अफगान गवर्नमेंट को आप चले गए। तो दैट मीन्स अमेरिका नहीं चाहता कि वहां पर अमन हो। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और उसका टूल जो है वो है इंडिया के थ्रू वो वहां पर चाहता है कि वहां पर बदली रहे, वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती रहे, बलोचिस्तान में प्रॉब्लम होती रहे, जिसकी वजह से हमारा सीपैक मनसूबा लेट होता जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी रहे। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि उसके बाद सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दिया। आप जब भी निगोशिएशन करते हैं तो उस वक्त आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 कि आप जब स्ट्रॉन्ग विकेट पर हो तो आप निगोशिएट करते हैं। इस वक्त स्ट्रॉन्ग विकेट पर अफगान तालिबान से उन्होंने दो से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कब्जा भी कर लिया है, उनको विक्ट्री नजर आ रही है, काबुल को उन्होंने सर्कल किया हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करने पड़ेंगे। ज़ाहिर है आप अफगान गवर्नमेंट की बात नहीं वो मानेंगे। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन छोड़ के अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है और पाकिस्तान भी प्रेशर डाला जा रहा है कि जी आप उनको मजबूर करें। अगर वो वीक होते तो पाकिस्तान मजबूर भी करता। दे नो द विक्ट्री। और उसके बाद बेस्ट यही था कि अगर वहां पर एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक इंटरनल गवर्नमेंट बनाते, इक़्तिदार उनको संभालते,
और उसके बाद वहां पर हालात ठीक हो जाते हैं। हाँ। तो ये तो वो हालात क्रिएट किए गए हैं जो पाकिस्तान को बिल्कुल सूट करता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चीज की फिक्र है कि वह अमन हो, ताकि पाकिस्तान में अमन हो और खित्ते में अमन हो। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अब चूंकि तालिबान का आला सतह का वक्त जो है वो चीन में मौजूद है, चीनी वजीर खारजा से भी मुलाकात हुई है उनकी, और कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कुछ कंसर्न्स का इजहार किया है जो अफगान तालिबान हैं उनसे। और अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि तालिबान ने हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि जो तुर्कमानिस्तान इस्लामी तहरीक के साथ या टीटीपी हैं उनके साथ कोई रवाबित नहीं रखे जाएंगे। और साथ में ये कहा गया है कि अफगान सरजमीन चीन के खिलाफ, या पहले भी आपको याद होगा स्टेटमेंट था कि किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये चीन के साथ जो सूरत हाल है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो जाहिर है चीन की, चाइना की बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है तुर्कमेनिस्तान की तरफ से, जो एक थ्रेट है वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, जिसके लिए रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, टर्की और सेंट्रल एशिया की कुछ स्टेट्स सब तालिबान का फैसला दर्ज कर रहे हैं कि आप इसका पीछे हल निकालें, और कम से कम वो गारंटी दे रहे हैं जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ना रहे, ड्रॉ ऑपरेट ना कर सके, तहरीक तालिबान को सपोर्ट ना हो, और तुर्कमेनिस्तान के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रोजगार के लिए काम करती है वो भी ना कर सके। इस पे मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान चाइना दोनों का एक ही मुश्तरका है कि अफगान आपको जो है पीसफुल अफगानिस्तान, जिसके लिए ये सब हो रहा है। पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है, और जाहिर है चाइना में गया उनका डेलीगेशन, तो पाकिस्तान ने भी मुसाफत की है और ये हर मौके पे की जा रही है। बिल्कुल बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है अमेरिका और इंडिया। यही पाकिस्तान और चाइना की कोशिश है कि इसको पुरअमन किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन होगा तो सेंट्रल एशिया से तजारत भी होगी, उनको रास्ता मिलेगा ग्वादर तक, और साथ हमारी गैस लाइन जो है तापी, जो ताजिकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गैस लाइन वो भी आ जाएगी, और बहुत से मसाइल हमारे हल हो गए। हम इकोनॉमिक क्लस्टरिंग और साथ ही साथ अफगान रिफ्यूजी जो है उनका इम्पैक्ट जो है हम समझ रहे हैं कि ज्यादा होगा, वो भी खत्म होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे ये सूरत हाल कहाँ जाती है। अच्छा एहतशाम साहब, प्राइम मिनिस्टर का गुज़िश्ता रोज का ये बयान कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अब सूरत हाल इतनी खराब कर दी है कि तालिबान को सियासी हल पर मजबूर करना अब मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ज़ाहिर अमेरिका भी बात कर रहा है, पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि इस मसले का कोई सियासी हल निकलना चाहिए। तो आप आगे सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं? सोनिया, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के 2-3 बैक टू बैक इंटरव्यूज़ आपने देखे कल, जिस तरीके से तालिबान जर्नलिस्टों से मुलाकात, उसके बाद फिर अमेरिकी टीवी से इंटरव्यू, उससे पहले HBO को इंटरव्यू, मेरे ख्याल में बहुत ब्लंट इंटरव्यूज़ थे। मतलब सफारती ज़ुबान में वो कहा जाता है कि ज़रा थोड़ा सा हाथ होला रखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उनका स्टाइल है वो बात सीधी करते हैं, जो कहनी होती है कह देते हैं। सोनिया, एक चीज़ देखने वाली है कि एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि जी ग्रेट गेम इस इलाके में शुरू होनी है। मेरे ख्याल में वाक़तन ग्रेट गेम अब शुरू हो गई है। अभी देखें, जिस तरह इशारा ब्रिगेड साहब ने भी किया, ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं, चाहे तालिबान है, चाहे अशरफ गनी है, चाहे उनकी फ़ौज है, चाहे मलेशियाज़ हैं और लीडर भी हैं, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा इस वक्त जो परेशान है वो अफ़गानिस्तान के हमसाए ममालिक हैं। उनमें पाकिस्तान है, ईरान है, रशिया है, चाइना है और आपके सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो बार बार बात सामने आ रही है कि 1.5-2 साल में 20 सालों में जो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं हुआ, जो मेज़ पे लाना चाहिए था अमेरिका को, जिसका इशारा प्राइम मिनिस्टर ने किया कि जी आपको चाहिए था कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप तभी बात कर सकते थे अमेरिकन और नेटो के लोग जब आप वहाँ मौजूद होते। अब आप चले गए, अब आप तवक्को कर रहे हैं कि कुछ तरह होगा, जबकि आप देख लें जिस तरीके से 400 डिस्ट्रिक्ट में से तकरीबन 220-22 डिस्ट्रिक्ट पे उनका कब्जा हो चुका है। ईरान के साथ बॉर्डर के इलाका उनके काबू में है, सेंट्रल एशिया वाला इलाका उनके काबू में है, पाकिस्तान के साथ काबू है। देखें जिस तरीके से 45 भाग के यहाँ पे फौजी आए अफगानिस्तान से, उनको भेजा गया। अशरफ गनी जैसे और माजत के साथ उनके बेशरम लोग ऐसे भी हैं, वो टीवी फुटेज देखते भी कहते हैं कि जी हमारा तो बंदा गया ही कोई नहीं, जबकि हमारे फौजियों ने उनको बड़े प्यार मोहब्बत से इज्जत से वापस भेजा, बजाय शुक्रगुजार होने के उल्टा बातें कर रहे हैं। देखें इस वक्त खाली इंडिया स्पॉइलर नहीं है, अशरफ गनी और उससे पहले हामिद कारज़ई, ये दोनों पपेट थे अमेरिका के भी, इन लोगों के भी थे। अब ये नहीं चाहते क्योंकि इक़्तिदार इनके हाथ में से जा रहा है। अभी आप देखते हैं अशरफ गनी का क्या प्रॉब्लम है, अशरफ गनी क्या चाहता है, वो ये अब इंटरम गवर्नमेंट में वो कहता है कि जी मैं सरबराह बनूंगा,
भाई आप कैसे सरबराह बनेंगे? वो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करते तालिबान। आपका वहाँ मौजूद होना ये भी बड़ी बात होगी, आपको मान लें आपकी इस बात। वो तो अमरीकियों कहते हैं सीधा सीधा हमारा तो माहिदा अमन का अमरीका के साथ हुआ है, तुम तो इररिलेवेंट हो, तुम्हारी तो बात ही नहीं है। सोनिया, दो चीजें बड़ी अहम समझने वाली, हमारी मुश्किलात में जिस तरह इजाफा हो रहा है चाइनीज, अभी आप देखने अब जब से हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ पाकिस्तान की हर लिहाज से हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है, और ख़ास तौर पे अब लोग तवक्को कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में चाइना बड़ा रोल प्ले करेगा। उसके बाद से अमेरिका क्या कर रहा है, और ब्लिंकन साहब बैठे हैं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान में, वैसे तो कहते हैं पीसफुल होना चाहिए, लेकिन अंदर की इतलात ये है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान को थपकी दी जा रही है कि जी आप वहाँ पे जो कर सकते हैं मामले को ख़राब करें, CPEC को ख़राब करें, वन बेल्ट वन रोड को ख़राब करें, किसी तरीके से भी ये जो इलाका है ना इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं आनी चाहिए। एक बात और कह दूँ, अमरीकी को क्या परेशान है। अभी देखें एक और चीज़, आरन नवाज साहब भी उसको गौर से मेरा ख्याल है देखते होंगे डेफिनेटली। सोनिया, इस वक्त जब से बाइडन ने ऐलान किया अमेरिका का फौज निकालने का, वहाँ से फैसला किया, और 1 अगस्त की उन्होंने सितंबर की डेडलाइन दी हुई थी, उसके बाद से बड़ी पुरस्कार किस्म की खामोशी है वेस्टर्न कैपिटल्स में, अमेरिका में। अभी आप देखते हैं कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद, बाय द वे एक अमेरिकी मैरीन का मुझे ब्रिगेड साहब एक जुमला याद आ रहा है, उसने एक दफ़ा कहा था, बात हुई उससे, तो उसने कहा कि जी वी अमेरिकन वी डोंट सरेंडर वी रन। अब वो यहाँ से भागे हैं और हम इलाके के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अच्छी बात जो है ना इसमें सिल्वर लाइनिंग सोनिया ये है कि इलाके के ममालिक की लीडरशिप एक तरह सोच रही है, रशिया चाइना एक तरह सोच रहे हैं। यही बड़ी तकलीफ है वेस्ट को भी, उनके वज़ीर ख़ारजा रशिया के होकर चलेंगे। जिस दिन पुतिन ने इस इलाके का विजिट कर लिया, इस रीजन की सियासत बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है। अच्छा अनवर रज़ा, क्विकली अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो जिस तरह से अभी बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अब तो तालिबान खुद को फातेह समझ रहे हैं, अब कोई सियासी हल निकलना इस मसले का मुश्किल लग रहा है, तो आपको क्या लगता है? सर आप भी अफगानी इशू पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आपको लगता है कि अब सियासी हल वाला ना ही समझा जाए? अब ज़ाहिर है तालिबान जिस तरीके से एक के बाद एक शहर पर कब्जा कर रहे हैं, तो अब समझा जाए कि तालिबान नहीं आने? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका और इंडिया अफगानिस्तान में क्या में हम नहीं चाहते, और डेलिबरेटली अमेरिकन जो हैं वो इंडियन को पुशअप कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं कि आप डिस्टेबलाइज करें, और उसमें हामिद करज़ई पहले उनके आलाकार बने रहे, अब अशरफ गनी हैं। एक तो ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, और जो सेंट्रल एशियन दीगर कोई ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि ख़ित्ते में क़याम अमन हो, क्योंकि इससे अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को है। देखिए, अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ पर लाता है, फिर हमारी इकॉनमी की सूरत बड़ी वर्स्ट होगी। पहले बड़े हालात बड़े कशीदा हैं पाकिस्तान में, इकॉनमी की सूरत देखें, महंगाई कितनी है, एक तो इस फैक्टर को हमें देखना है। दूसरा, आप ये देखिए कि अगर वो यहाँ पे आएंगे तो खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी का भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इंडियंस इन्वॉल्व हैं। हम अफ़गानिस्तान के अवाम पर कभी उन्हें ब्लेम नहीं किया, लेकिन इंडियंस जो हैं वो अपने लोगों को इंडक्ट करेंगे पाकिस्तान में, और यहाँ पर वो के साथ उन्होंने ट्रेलर चला दिया है। अभी देखिए 2 वाकयात हुए, जो चाइनीज एम्बेसडर कोयटा जा रहे थे, अभी पहुंचे नहीं तो धमाका हुआ। दासू में आप देखें धमाका हुआ, 9 लोग वहाँ पे मारे गए। वो ये कर रहे हैं। अब ये बातें समय हमारी एजेंसीज को बड़ा वाज़ेह तौर पर बताता है कि इंडियन ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो हमें अब देखना, हमें जो खित्ते के वो मालिक जो हमें हम चाहते हैं अफगानिस्तान में, एक तो उन्हें साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे तो इंडिया कमज़ोर होगा। इंडिया का जो पॉलिसीज़ हैं, जो अमेरिकन के साथ लगे हुए हैं, इसको अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का मकसद उनका है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अब उनके पास बड़ा अच्छा वक्त है। अब पाकिस्तान को और हमारी इंटेलिजेंस इदारों को ये समझने और सोचने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी, कि हमें अब अफ़गानिस्तान में क्या में उनके लिए अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उनकी शराइत को मद्देनज़र रखना होगा। अगर आप ये समझें कि आप अपनी मर्जी से पोलिटिकल कोई इसकी हल निकाल सकते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तालिबान को आपको ऑन बोर्ड लेना होगा और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की जरूरत है। मियां हबीबुल्लाह साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो सर मैं अगर आपकी तरफ आऊं तो आपको लगता है कि अब भी कोई सियासी हल निकलना पॉसिबल है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तालिबान की जानिब से तो दावा भी किया जा रहा है फातेह होने का, तो आपको लगता है कि अब कोई सूरत हाल ऐसी बन पाएगी क्योंकि सियासी हल निकले? बिल्कुल, सियासी हल का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो सरेंडर कर जाए
और वो जिस तरह अमेरिका ने 20 साल वहाँ रहकर एक महफूज रास्ता तलब किया है अफ़गान तालिबान से, इसी तरीके से वो भी अपने आप को जान की अमान जो है वो हासिल कर लें और कहें कि जी ठीक है, आए बैठकर जो है वो हम कोई इसका रास्ता निकाल लेते हैं। तो ऐसी सूरत में एक सिर्फ यही एक सूरत बाकी बची है। लेकिन असल मसला ये है कि ये जितने लोग इस वक्त अफ़गान गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं ना, ये सारे बैरून मुल्क से आए हुए हैं। कोई फ्रांस से आया हुआ है, कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। सिर्फ अब्दुल्ला के अलावा सारे जो हैं वो फॉरनर हैं, लेकिन उनकी जड़ें अवाम में नहीं है। वो उनको ये है कि जितने दिन हमारे गुजरते हैं ठीक है, बाद में जो खाना जंगी होगी हमें इससे क्या सरोकार। और दूसरा, उनको पंप कर रहा है इंडिया और अमेरिका, और ऐसे लग रहा है जैसे कि अमेरिका ने तमाम ग्रुपों पर जो है वो हाथ रखा हुआ है और वो उनका ख्याल ये है कि ये खाना जंगी होगी तो फिर हमारा जो है वो किरदार बनेगा और उस सूरत में फिर जो है हम तमाम ग्रुपों को जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और जिसको चाहेंगे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उससे जो काम लेना हुआ वो लेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा ये हो चुकी है कि खित्ते के मालिक जो हैं वो उनका एक मौक़िफ़ है और अमेरिका और इंडिया का एक मौक़िफ़ है। और ख़ास करके चाइना जो है, मुझे सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो नज़र आती है इस खित्ते में, वो जो कल अफ़गान तालिबान जो हैं वो चाइना गए हैं और उनकी क़यादत से उन्होंने मुलाकात की है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये पहली दफ़ा जो है चीन वो इस खित्ते में और ख़ास करके अफ़गानिस्तान में वो जो है अमन के लिए वो सरमायाकारी कर रहा है। और उसमें अब इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, देखें ये जो अब जिस तरीके से तालिबान को पहली मरतबा आप देखें 96 से 2001 तक हुकूमत थी, उनका क्या सिलसिला था। अब लेसन लर्न यही है। इससे पहले देखें ईरान और रशिया तालिबान जाके उनकी क़यादत से मुलाकात की। उनको पता है कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि वेस्ट तो उनका बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि अगर आपने इक़्तिदार आपने जबर के साथ बाई फोर्स किया तो हम आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और आपकी रिहेबिलिटेशन में, रिकन्स्ट्रक्शन में आपका साथ नहीं देंगे। ये बड़ा वाज़ेह तौर पे तालिबान को लग रहा है और अच्छी बात यह है कि उनको जो आप बता रहे हैं कि उनके ज़हनों में बात बिठाई जा रही है कि भी अकेले सोलो फ्लाइट नहीं चलेगी आपकी। जी बिल्कुल, वो ना एक्सेप्टेंस जो है वो अपनी बना रहे हैं। आप देखें कि वो रशिया भी गए थे, तालिबान जो हैं उनका वफद वहाँ भी गया था, वो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और फिर वो ईरान भी गए, फिर वो पाकिस्तान के साथ भी राब्ते में, फिर वो चाइना भी गए हैं, कतर भी गए हैं हाल ही में। तो वो दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक तो देखें कि अमेरिका ने खुद उनके साथ डायलॉग करके उनको एक ताकत तस्लीम कर लिया हुआ है। दूसरा, चाइना ने जो है वो उनके साथ जो कल उनकी बात हुई है उससे और पाकिस्तान की तरफ से कि वो एक सियासी कुव्वत अब वो हैं, तो उनसे अगर उन सारी दुनिया को पता है कि अगर अफगानिस्तान में किसी ग्रुप से बात करनी है तो वो तालिबान है, उनके अलावा वहां जो है किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा अब असल में मामला ये है कि थोड़ा सा एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 4 मुल्कों का एक ग्रुप बनाया है और उनको कहा है कि आप यहाँ अमन के लिए जो है कोशिशें करें। तो इसका मतलब, और मुझे ये ऐसे लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में या तो कोई बड़ी शख्सियत अमेरिका से आएगी या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ जाएंगे। और चूंकि अब मामला काफी आगे तक पहुँच चुके हैं, जी हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर गए हुए हैं ना, तो वो इब्तदाई बातचीत वो करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के दौरे का भी इम्कान है कि वो जल्द जो है अमेरिका का दौरा करेंगे, क्योंकि इस खित्ते को जो है अमेरिका इस तरह नहीं छोड़ सकता। मैं एक जुमला ऐड कर दूं, देखें ये अब जिस तरीके से वहाँ पे गए हैं और ये खबरें आ गई हैं, चाइना क्यों परेशान है कि अभी ये दासू पे जो हमला हुआ है इस पे मियाँ साहब किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन अंदर की तलाश ये है कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो छुप के बैठे हैं कुन्नर और नूरिस्तान में, ये उनकी तरफ से किया गया। इस वजह से पाकिस्तान और चाइना उनको कह रहा है कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये जो ग्रुप बैठ के वहाँ दहशतगर्दी कराते हैं इनको कैसे एलिमिनेट करना। ठीक है, हारिस नवाज साहब, अगर अच्छा एहतशाम साहब, इसमें हमने 2 लोग गिरफ्तार भी कर लिए हैं, हमारे CTD डिपार्टमेंट ने 2 लोग गिरफ्तार किए, उनका तल्लक कोटा से है और ये जल्द जो है हम इसकी तह तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे आएंगे कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद
खुशामदीद। अब जरा नाजरीन आ जाते हैं गुज़िश्ता रोज सियालकोट में होने वाले ज़िमनी इंतखाब पर। हमने देखा कि नून लीग को अपने ही गढ़ से बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आखिर ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो है वो PMLN को धचके लग रहे हैं। पहले आज़ाद कश्मीर, उसके बाद सियालकोट। हारिस नवाज साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, उससे पहले ज़ाहिर गिलगित बल्तिस्तान। तो हारिस नवाज साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो क्या वजह है सर, बैक टू बैक PMLN को शिकस्त का सामना है? पहले गिलगित बल्तिस्तान, फिर आज़ाद कश्मीर। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि अपनी जीती हुई सीट जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, आप क्या समझते हैं क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? क्या हालिया जो मरियम नवाज साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का मुज़ाहमती बयानिया इसकी वजह हो सकती है? कुछ और भी मुहर्रिकात आप समझते हैं? देखिए सोनिया, आई थिंक PTA शुड बी थैंकफुल टू मरियम नवाज, जो उनका नैरेटिव रहा है। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एन मौके पे इंग्लैंड में उस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात की जिससे हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों का हमेशा को कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे। और वो बड़ी ढिठाई से वहाँ बैठे हुए थे। और उसके बाद जाके वहाँ जो कुछ वो बातें हुई हैं, रिपोर्टेड थी उन्होंने, जिसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, अफगानिस्तान ने बातें भी की हैं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान की मदद कर रहा है, उनको सपोर्ट भी करता है, मटीरियल सपोर्ट भी देता है, जंपिंग पॉइंट भी देता है। सब बातें वो जो नवाज शरीफ ने उनको बताई। इससे ये पता चलता है कि 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रह के अगर इतनी गैर जिम्मेदारी की बात करे तो इंतहाई अफसोस की बात है। हाउ कैन यू ट्रस्ट योर लीडरशिप? उसके बाद मरियम नवाज का जो बयानिया कश्मीर में रहा, कश्मीर में जाके मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मेरा बाप कश्मीरी है, एक लफ्ज उन्होंने कश्मीर के लिए बोला कि कश्मीर के लिए क्या डेवलपमेंट करनी है, क्या उनके वहाँ के जो हेल्थ के लिए करना है, तो यूनिवर्सिटी बनाएंगी। और पिछले 5 सालों में किया क्या, ये भी नहीं बता सके। सेकंड, उसके बाद मकबूजा कश्मीर के बारे में एक लफ्ज नहीं बोले कि वहां पर इनकी पॉलिसी क्या होगी अगर इनकी हुकूमत आ जाएगी। उसके बाद क्या उन्होंने वहां बात की कि बुरहान वानी की शहादत के दिन 8 जुलाई गुजरा, उस पर कोई जिक्र नहीं किया। फिर उसके बाद शोधा कश्मीर का जिक्र बात आई 1931 की, वो उसका जिक्र नहीं किया। सवाए आर्मी को और प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने के अलावा इनके पास कोई और बात। सबसे बड़ा ये नुकसान हुआ जिसकी वजह से सियालकोट में काफी अर्सा मैंने सर्विस किया है और ये अख्तर वीडियो जो है ये बड़ा पुराना है, हमेशा तो सीट जीतते हैं। इनको क्रेडिट देना चाहिए कि नाहली की वजह से इन्होंने उनको भी मरवा दिया और अपनी पार्टी को भी हरवा दिया। तो आई थिंक ये तो अपने गैलप सर्वे अगर कश्मीर की याद हो, हर एक ने कहा PTA जीत रही है। हाँ, नंबर 2 पे पार्टियों के नंबर 3। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव और जाहिरा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से कुछ दिन पहले हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात जिस की गई, ये मुहर्रिकात हो सकते हैं। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि अब नून लीग को सीरियस होकर सोचना होगा? बैक टू बैक जिस तरह से शिकस्त का सामना है, मरियम नवाज अलग बात करती हैं, शहबाज शरीफ अलग बात करती हैं, वोटर्स भी कंफ्यूज हैं कि आखिर क्या चल रहा है पार्टी में। तो अब वक्त आ गया है कि सोचे अपने नैरेटिव, अपने बयानिए के हवाले से खासकर। सुनिए, देखिए जिस तरीके से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी पार्टी के अंदर भी लोगों का आया और कुछ चीज़ें हमें भी पता चली, कुछ खबरें आ भी गई कि जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जी हम क्यों हार रहे हैं, नून वाले क्यों हार रहे हैं। देखिए, अब सारे मामले को ज़रा सा इस अंदाज से देखें कि लोग कहते हैं कि जी मरियम नवाज़ को शेरनी तो बना दिया गया लेकिन लीडर नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से उनको इतना भारी नुकसान हुआ। फिर जिसका जिक्र कर रहे हैं हारिस साहब, अख्तर वरियर फैमिली, 30 साल से आप इलेक्शन नहीं आ रहे थे। फिर देखें, एक अभी आप क्लिप भी उनका दिखाएंगे और दूसरा उनका एक टेलीविजन टॉक में अनवर रज़ा, उसने पता क्या कहा था कि जो बंदा हारा है, बंदा उसका बड़ा भाई जो है ना जी, वो कौमी असम्बली का मेंबर है और अरमगान सुबहानी नाम है उसका। उसने कहा है कि जी मैं इमरान खान के मुकाबले में नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है ना अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। अभी आप लोगों की इंटेलिजेंस को इस तरह इंसल्ट ना करें कि लोग आसानी के साथ आपकी इन बातों को भूल जाएंगे, बावजूद इस बात के कि चाहे लाख आपके चाहने वाले हों, उनको पता तो चलता है कि क्या ज़ुबान कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोदी दुश्मन है, आप उसकी तस्वीरें लगाएंगे ड्राइंग रूम में इमरान के मुकाबले में। इमरान से सियासी दुश्मनी तो आप करनी है, आपने मुल्क से तो ना करें ना। मेरा ख्याल है जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने अपने कंसर्न का इज़हार किया, पहले भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी काश इन्होंने अपनी कारकर्दगी की बात होती, बताते भाई हमने 5 सालों में हमने क्या किया, एक लफ्ज़ नहीं है। यही बात उनके बारे में कही जाती है जो राजा फारूक साहब हैं। अब जो खबरें आ रही हैं वहाँ से, जो रिपोर्टर भी बातें कर रहे हैं, धेले का काम नहीं किया।
5 सालों में कोई काम नहीं किया। भाई आपने अगर कोई काम किया होता तो आप कहते हैं हमने ये काम किया, इसकी बुनियाद पे आप हमें इलेक्ट करें। तो मेरा ख्याल है ये सोल सर्चिंग का टाइम है। अब इनको चाहिए कि सीनियर क़यादत जो PMLN की इनको कह रही है, और माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब को जो बयानिया वो पिट गया है, और ये बयानिया इतनी देर तक लंबे नहीं चलते कि एक पार्टी के अंदर एक हॉक्स बैठे हैं और एक डब बैठे हुए हैं, इस तरह बात नहीं बनती। सब तरह अपने दुश्मन बनाने के बाद आप तो करते हैं कि कम बैक करेंगे। मैं शेख रशीद साहब की बहुत सी बातों से एग्री नहीं करता, लेकिन कल उनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जिस तरीके की सियासत इस खानदान ने की है, ये दोबारा कभी भी सियासत में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे देखना है कि होगा क्या। लेकिन हम देख रहे हैं एहतशाम साहब, तो ये तो एक कल्चर है ना, जो भी जमात हारती है वो धांधी धांधी का शोर मचा लेती है। आज़ाद कश्मीर का आप इलेक्शन देख लें, फिर गुज़िश्ता रोज सियालकोट के इलेक्शन के जब रिजल्ट आए तो मरियम नवाज साहिबा का बाकायदा एक ट्वीट आया, और नून लीग की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन को पूरी तरह से मैनेज किया गया, हम इलेक्शन को नहीं मानते। लेकिन PMLN के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कल एक टीवी टॉक शो में इससे रिलेटेड क्या बात की, पहले आपको क्लिप सुनवाते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे, इस पर मजे करेंगे। सुनिएगा जरा। हारिस नवाज साहब, वन लाइनर इस पर आप कमेंट करें, फिर मैं दीगर मेहमानों की तरफ जाऊंगी। आई थिंक ये इसमें बड़ी क्लियर बात है कि ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि PTA की गवर्नमेंट अभी लोगों को समझ आना शुरू हो गया है, और ये जो 2 ग्रुप बने हुए हैं PTA इसमें मुस्लिम नवाज के अंदर, लीडरशिप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो किसकी तरफ देखें, और ये सबसे बड़ा कारकुनों के लिए और सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए मुश्किल है, और जिसकी वजह से वो डिवाइड है। और अब उनको मेरे ख्याल में एक ही रास्ता नजर आ रहा है, अनलेस इनका बयानिया चेंज हो और एक या प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ हो या प्रेसिडेंट बनाए मरियम नवाज को। सोल सर्चिंग की आप कह रहे हैं कि जरूरत है इस वक्त। अनवर रजा, अपने ही बयानात में इतने तजादात हैं, मरियम नवाज कुछ और बात कर रही है, मलिक अहमद खान साहब बड़े सीनियर रहनुमा समझे जाते हैं, अब देखिए वो कह रहे थे मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है धांधली के, तो ये क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून का जो नून और शीन है, आज आपको पता है कि मज़हर अब्बास ने एक ट्वीट किया है एहतशाम साहब कि शहबाज शरीफ पार्टी सदारत से मुस्तफ़ी हुए हैं। मज़हर अब्बास की ट्वीट थी, अगर तो सही है, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और दूसरा, जो मुहिबुल्लाह की बात आपने की, ये 2 माह पहले कोशिशें की जा रही थी इसहाक डार की जानिब से। जब ये मुलाकात हुई तो नवाज शरीफ और इसहाक डार उस मीटिंग में मौजूद थे, और उन्होंने इसके नोट्स भी नहीं लेने दिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। इस्टेब्लिशमेंट इवेंट के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो बात करते रहे, उनका बयानिया है। दूसरा, जो मरियम नवाज का बयानिया था, वो और शहबाज शरीफ दोनों डिफरेंट हैं। शहबाज शरीफ मुफाहमत की पॉलिसी पर गामजन है, और मरियम जो हैं वो आपने देखा कि जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताज आए हैं, उस पर शहबाज शरीफ और उनके लोग हैं, उन्होंने सारा इल्ज़ाम मरियम पर लगाया कि आप अगर इतना हार्ड लाइनर ना होती, इस आपके बयानिए की वजह से वहाँ पे हमें शिकस्त हुई है। लोग समझ रहे थे कि आप शायद 11-10 सीटें जो होंगी वो नून की होंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को 11 नशिस्तें मिली वहाँ से, और पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया, और उनकी पहले 2 नशिस्तें थी। अगर आप सियालकोट इंतखाबात की बात करती हैं तो वहाँ पर भी मरियम गई और उन्होंने जलसा भी किया, और जलसे के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, वो खासी मायूस दिखाई दे रही थी। और अब आपको पता उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया, 14 दिन तो वो आराम फरमाएंगी। और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है पार्टी को, और शहबाज शरीफ इससे बड़े नाला हैं। और शहबाज शरीफ अगर पार्टी ओहदे से सदारत से मुस्ताफ़ी होते हैं तो ये बड़ी रिफ्ट होगी जो सामने आएगी, जो कि नून भी नहीं मानता, मरियम भी नहीं मानते और शहबाज भी नहीं मानते। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी नामुनासिब बात होती है, लेकिन ये हुई है। मरियम जब अपने चचा को देखती हैं ज़ाहिर टीवी टॉक शोज़ में या पब्लिकली, तो वो उनको बड़ा अदब करती हैं, एहतराम करती हैं, लेकिन वो अगर उनके जो करीबी लोग हैं उनमें बैठ के वो कहती हैं कि वो देखो सामने से मुनाफिक आ रहा है। तो अगर यहाँ तक आपकी बात चली गई है तो फिर बड़ी नामुनासिब। ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आएंगे तो मैं इस पर कॉमेंट लूँगी। मियाँ हबीबुल्लाह साहब का भी नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मियाँ हबीबुल्लाह साहब, अभी जिस तरह से डिस्कशन हो रही थी कि नून लीग की शिकस्त के मुहर्रिकात ज़ाहिर है जो है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव रहा है मरियम नवाज साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का, हालिया जो पूरी कैंपेन रही है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अंदर, आप समझते हैं कि यही मुहर्रिकात हो सकते हैं, या फिर PTI ने परफॉर्मेंस एक मोमेंटम ऐसा बना दिया है कि पैदर पे नून लीग को शिकस्त का सामने और PTI जो है ज़िमनी इलेक्शन जीत रही है?
देखें, एक फैक्टर तो ये बयानिया भी था, ये बहुत बड़ा फैक्टर था, ये अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन ये एक बड़ी एकेडमिक बहस है। मैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज जो थी वहाँ की हल्के की, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो उसकी वजह क्या बनी। एक तो देखें कि बजट से पहले तक जो जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो हारती रही है, और वो बाकी उस वक्त उनकी मकबूलियत जो थी वो बहुत नीचे गिरी हुई थी। बजट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शोबों को जो है वो अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, इकॉनमी को बेहतर किया, काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा, उसके बाद ये जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है ख़ास करके आज़ाद कश्मीर का, उससे एक बहुत हौसला मिला लोगों को और वोटरों को, और जो है वहाँ इबरतनाक शिकस्त हुई मुस्लिम लीग नून को, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अच्छा, तीसरा देखें, कुदरत की तरफ से भी बाज़ चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ हल्के में उस दिन बारिश हो रही थी, ऊपर से बारिश थी और नीचे से कीचड़ था, और ये कुछ 230 गांव हैं इस हल्के में, तो वो एक से दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाना बहुत मुश्किल काम था। तो लोग जो थे पीटीआई के, वो खास करके इनको कह रहे थे कि देखें वोटर्स को कि ये 30-35 साल से इक़्तिदार में रहे हैं, आपने इनको जितवाया, और आज ये हाल है कि आप वोट डालने के लिए जो है ना आप के लिए रास्ता नहीं है, तो इस पे ज़रा गौर करें। वो एक फौरी फैक्टर बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये हल्का जो है ना, ये वहाँ सियालकोट में वरियो ख़ानदान का कोई 30-35 साल से जो है वो इक़्तिदार रहा है, और हर दफ़ा ये अपने ख़ानदान के अलावा किसी को आगे नहीं आने देते थे। तो लोगों ने वहाँ पीटीआई ने क्या किया कि उन्होंने बताया कि देखें, हमने एक गुजर को जो है वो एमपी वहाँ से एक ही सीट पीटीआई ने जीती थी, और उसको सूबाई वजीर बनाया। और दूसरा जो अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है, LA 36, वो सियालकोट की नशिस्त थी, वहाँ भी उन्होंने एक गुजर को, उसका नाम है हाफिज हामिद रजा, तो वो भी उसको टिकट दिया। उन्होंने कहा कि देखें, हम पीटीआई वालों ने इन्हीं की बरादरी के दूसरे लोगों को टिकट दिया, ये इससे बाहर नहीं निकलते। फिर जो है वो पीटीआई का जो कैंडिडेट था वो जट था, तमाम बरादरी जो थी जट वो इकट्ठी होगी। और इस वक्त इस बार जो हुआ वो बुनियादी एक और भी फैक्टर था, वो ये था कि पीटीआई ने इस दफ़ा भरपूर इलेक्शन लड़ा। उनमें पहले जो था असजद मल्ली के इलेक्शन में वो मुख्तलिफ दड़ों में तकसीम थी पीटीआई, तो इस बार जो है तमाम लोग इकट्ठे थे। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर था कि वज़ीर आला पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये जो सलीम बरियार है, सॉरी एहसन बरियार है, जो अभी एमपीए जीते हैं, ये उनके दामाद हैं। तो उस हवाले से भी था। फिर एक और अहम मामला ये था कि ये सलीम बरियार जो एहसन बरियार के वालिद हैं, इन्होंने बहुत तगोदू की, इन्होंने अपनी जेब से बहुत सारा पैसा खर्च किया कि जिन लोगों के छोटे छोटे मसाइल थे वो फौरी तौर पर हल करवा दिए। मतलब अगर किसी की छोटी सी कोई गली है तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि जी इलेक्शन तो होते रहेंगे, ये हम गली बना देते हैं। फिर इनका जो है वो सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा था। 2002 के इलेक्शन में भी इनके भाई ने जो है, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। वक्त चूंकि कम है एहतशाम साहब, अब आगे सूरत हाल क्या लगती है आपको? 2023 के इलेक्शन में ये इम्पैक्ट नजर आएगा? देखिए, जो आज़ाद कश्मीर में हुआ ना, वो तो रेप्लिका अब देखना है कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन, उसके बाद 2023 का इलेक्शन वो आगे चलेगा। लेकिन एक परसेप्शन की बात होती है। परसेप्शन जो बना आज़ाद कश्मीर में, और ख़ास तौर पे जितना डैमेजिंग, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग मरियम के अलावा से ज़्यादा वो राजा फारूक अदर के बयान जो थे ना, जिसमें वो कहते हैं टीवी पे बैठ के कि 80% वोट ख़रीदा गया है, और वो कहा है कि कश्मीरी जो है ना वो ख़रीदो फरोख्त वाली कौम है, बकाऊ माल है, और उन्होंने कहा 5000 फी बंदा दे के ख़रीदा गया है वोट को। मेरा ख्याल है लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, ये बैकलैश आया। और फिर यहाँ पे जो हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे सियालकोट में कहते हैं 30 साल की इनकी नशिस्त है। कोई गरीब आदमी जो उसका छोटा मोटा काम होना था, वो कहते हैं कभी इन्होंने मुंह नहीं लगाया अख्तर वरियो ख़ानदान ने, और ये उनका एक बहुत बड़ा रिएक्शन भी है। फिर मेरा ख्याल है सबसे अहम बात है सोनिया, आप कह रही ना बैक टू बैक इलेक्शन जीतना, हारे हैं पीटीआई वाले, इलेक्शन जीतना एक आर्ट और एक साइंस बन गया है। इस दफ़ा इतनी शानदार हिकमत अमली बनाई, जिन लोगों से बात हुई है उन्होंने कहा कि जी हमने कहा कि क्यों इलेक्शन आ रहे हैं, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, लोग हमें पसंद करते हैं। आज उन्होंने, और ये काम PMLN बड़े शानदार तरीके से हमेशा करती रही है, लेकिन इस दफ़ा आपने देखा कि पीटीआई ने आगे बढ़ के उनकी हिकमत अमली को काबू किया और अपनी हिकमत अमली से कामयाबी हासिल की। जी अनवर रज़ा, लास्ट में कमेंट करना चाहें? अगर तो 2 साल में मज़ीद इन्होंने परफॉर्म कर लिया और आवाम को रिलीफ दिया, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों। और दूसरा करेक्ट कर दूं कि वो जो हमने शहबाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने की बात की थी, वो फेक अकाउंट था मज़हर अब्बास का, वैसी इतलात नहीं थी। ठीक,
सही, ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, अब चूंकि वक्त कम है और लास्ट मिनट है, हमने देखा कि पहले ऑपोजिशन जमातें जब मुत्तहिद थी, पीडीएम थी, तो उस वक्त हमने देखा कि बैक टू बैक जितने भी ज़िमनी इलेक्शन थे वो जीत रही थी मुस्लिम लीग नून या ऑपोजिशन जमातें। तो ये ऑपोजिशन पीडीएम के टूटने का भी आपको लगता है नुकसान हुआ है इनको? इनके इख्तलाफात देखें ना, आज़ाद कश्मीर में उससे पहले जीपी में जिस तरह मरियम और बिलावल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को अक्यूज़ करते थे, ज़बरदस्त क्रिटिसाइज करते थे, वो जो एक वोट बैंक पीपल्स पार्टी के पीटीआई के खिलाफ इकट्ठा होने वाला था अपोजिशन का, वो खराब हुआ। उसकी एक ये वजह बनी। दूसरा है कि अब दो बातें सामने आ रही, वो कहते हैं कि जी हम धरने देंगे, हम मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर धरने देंगे, हम सब चीज़ें चौक कर देंगे, हम फलाना करेंगे, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी हम तहरीक भी चलाएंगे। देखें बात यह है कि वो अपने तौर पे बैठ के ये देखें, अब पीपल्स पार्टी ने गेम किया बड़े जबरदस्त तरीके से। तो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो बीच में चले गए थे, अमेरिका ना जाते तो बयानात में क्लैरिटी नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा आपका। मियां हबीबुल्लाह साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपको भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।